नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव वार्ता टली, आपसी सहमत से नई तारीखों का होगा ऐलान। भारत ने किया जैश मोहम्मद पर कार्रवाई का स्वागत। पंजाब में चढ़ा सियासी पारा, मुक्तसर में एक ही दिन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल की रैलियां। कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश। अरुणाचल प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के हवाले। राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों पर होगा फैसला। 18 जनवरी तक विधानसभा की कार्रवाई पर रोक। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सिलसिलेवार धमाके, 5 आतंकियों समेत 7 की मौत। आतंकी संगठन आईएस पर शक। सानिया हिंगिस की जोड़ी को लगातार 29वीं जीत, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। सिडनी इंटरनेशनल के फाइनल में बनाई जगह। और आइए देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में आज बात पंजाब की, जहां पर वैसे तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सूबे में सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। मुक्तसर में माघी मेले के मौके पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ने रैलियां कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। तीनों नेताओं ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए। यूं तो हर साल मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाला माघी मेला एक धार्मिक त्यौहार है, लेकिन इसमें 3 पार्टियों की रैलियों से सूबे का सियासी पारा जरूर बढ़ गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं, लेकिन सियासी समर का आगाज 2016 की शुरुआत में ही हो गया। मुक्तसर में गुरुवार को सियासी रैलियों की ये तस्वीर आने वाले दिनों में राज्य में होने वाले सियासी घमासान को बयां करने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रैली के जरिए सूबे में जनता से एक बार फिर मौका मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्य में बदलाव की हुंकार भर रहे हैं। सभी के पास जनता को लुभाने के वादे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर उम्मीदों से भरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के आंदोलन का असर और लोकसभा चुनाव में मिली 4 संसदीय सीटों ने पार्टी के हौसलों को बुलंद कर रखा है। केजरीवाल ने बादल परिवार को पंजाब की बदहाली का जिम्मेदार बताया। पिछले 10 साल के अंदर बादलों ने और बादल परिवार ने पूरी तरह से पंजाब को लूट लिया। 10 साल के अंदर बादलों ने गुंडागर्दी कर दी। 10 साल के अंदर बादलों ने घर घर के अंदर नशा फैला दिया। 10 साल के अंदर बादलों ने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। और 10 साल के अंदर बादलों ने पूरे पंजाब को पूरी तरह से चूक लिया। दोस्तों, कांग्रेस की रैली में राज्य के कई बड़े नेता एक साथ मंच पर नजर आए। रैली के जरिए कांग्रेस ने पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की, तो वहीं राज्य की जनता को बेहतर विकल्प देने का भरोसा भी दिलाया। मैं आस करते हैं आपको कि ਤੁਸੀਂ हर साल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ जोड़ के ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। वहीं पिछले 9 सालों से पंजाब की बागडोर संभालने वाला अकाली दल अभी भी विकास की बात करता हुआ दिखा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਛਲਾਵੜ ਸਾਰਾ ਜਲਵਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ और ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। मुक्तसर में हुई रैलियां राज्य में चुनावी आबो हवा का रुख तो तय नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें पंजाब चुनाव के बिगुल की शुरुआत कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मुक्तसर में आज कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की रैलियां हुई। इन रैलियों को के बहाने वहां की राजनीति और इन पार्टियों के आगे के एजेंडे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार। संजय, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
सबसे पहले तो मैं पंजाब में अगर शुरुआत करूं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कहीं तो उससे सफलता मिली थी तो पंजाब थी। अभी से तैयारी भी दिख रही है और मैं कहूं कि जिस तरीके के तेवर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो हैं उनके थे वहां रैली के दरमियान, उसे दिखता है कि काफी आक्रामक सा रुख रहने जा रहा है। कैसे देखते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को और उसके वजूद को आप? बिल्कुल, ये केजरीवाल की जो राजनीति का जो तरीका है, आक्रामक तरीका, उस तरह से उन्होंने पंजाब की राजनीति में अपनी शुरुआत करने की कोशिश की है। अगर हम लोकसभा के चुनाव के नतीजों को देखें, 2014 के लोकसभा के चुनाव, आम आदमी पार्टी लोकसभा की 4 सीटें जीतती है और चारों की चारों सीटें उन्हें पंजाब से आती है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी यह मान के चल रही है कि पंजाब, दिल्ली के बाद पंजाब ही ऐसा राज्य होगा जहां पे वो अपना खाता खोल पाएंगे, और शायद वो तो उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। ऐसा उम्मीद करना शायद बहुत बेईमानी नहीं होगा। अगर आप पंजाब की राजनीति को देखें, 9 साल से अकाली दल और बीजेपी का शासन है वहां पे, जिससे लोग बहुत खुश नजर नहीं आते, उनकी नाराजगी साफ नजर आती है। कांग्रेस की जो हालत है, कांग्रेस के बाद कांग्रेस अपनी साख बचा नहीं पाई है या कुछ उभर नहीं पा रही है, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह है, ये सब देखते हुए एक जो विकल्प की राजनीति का पूरा एक मैदान वहां दिखाई पड़ता है, और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल उस खाली मैदान में अपनी खेती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरा एक मैदान है खाली पड़ा हुआ, जहां पे दोनों पक्ष, जो दो मेन पार्टियां जो पंजाब में पिछले 50 साल से रूल कर रहे हैं, दोनों की नाराजगी का फायदा केजरीवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय, अगर कांग्रेस की मैं बात करूं, क्या क्योंकि आपने कहा कि मैदान एक तरीके से खाली दिखता है, कांग्रेस में जिस तरीके से कैप्टन की वापसी हुई है और तमाम जो धड़े हैं, जो गुट हैं, उनको एक करने के प्रयास भी हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये कारगर हो सकता है? या फिर जिस तरीके से आज जो रैली हुई और वहां पर भी ऐसी, मैं कहूं कि एक जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि सभी जो गुट थे वो कमोबेश अब एक मंच पर आ चुके हैं। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस आज जो पिछले 2 साल में उनकी स्थिति थी, उससे आज बेहतर नजर आ रही है पंजाब में, और अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पहले के अपेक्षा बेहतर नजर आती है। लेकिन इस बात से यह स्पष्ट कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कोई इनिशियल संकेत नहीं है कि क्या यह कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है वो उनको वापसी करा पाएगा प्रदेश की राजनीति में। इसका कुछ आसार दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, हमें ना पंजाब की राजनीति को उसके 3 अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा माझा, मालवा और दोआबा की हम बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत सक्सेसफुल होने के जो आसार इसलिए नजर आ रहे हैं कि इन 3 हिस्सों को अगर देखें, मालवा, माझा और दोआबा, मालवा सबसे बड़ा हिस्सा है, यहाँ 69 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, और अगर आप आम आदमी पार्टी की जो चारों लोकसभा की जो सीटें आई थी, इस मालवा रीजन में 8 सीटें हैं, और आम आदमी पार्टी की चारों सीटें इसी इलाके से आती हैं। कहने का मतलब यह है, जो भी पार्टी मालवा पर कब्जा करती है, पंजाब में उसकी सरकार बनाने की आसार बहुत ज्यादा हैं, और आम आदमी की पकड़ मालवा रीजन में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। और मैं बात करूं अगर एसएडी की संजय, तो जिस तरीके से आज रैली हुई, जाहिर है विकास का एजेंडा उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है, लेकिन जो संकेत फिलहाल हैं, कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं, संकेत ही कहा जाए कि जो सहयोगी दल हैं शायद उससे अलग हटकर पहली बार, एक बार मैं कहूं कि फिर मैदान पर उतरने की तैयारी हो सकती है। क्या इससे उनकी स्थिति, और एंटी इनकम्बेंसी की बात करूं, इसके बाद कहीं खतरा ज्यादा बढ़ता दिखता है? देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे लगातार जब वहां चुनाव हुए, हर बार सरकार बदल जाती है। सिर्फ पिछली बार ऐसा हुआ कि अकाली दल, बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बना पाई। अगर इस हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से भी देखें तो आसार पूरे हैं कि सरकार बदलेगी, पार्टी बदलेगी, जो पार्टी अभी शासन में है उसके चुनाव के हारने के आसार ज्यादा हैं। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर ऐसे भी देखें तो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी बहुत दिखाई पड़ती है, और इस नाराजगी के साथ कांग्रेस की तरफ कोई झुकाव दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए इस बात का फायदा केजरीवाल उठा सकते हैं, और ये जरूर है, अगर दोनों पार्टियां, जो पार्टियां आज गठबंधन में पंजाब में हैं, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कहने का मतलब 4 कोणीय अगर मुकाबला होता है, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जितने बहुकोणीय मुकाबले होंगे, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से होगा। चलो संजय, बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
टली विदेश सचिव स्तर वार्ता। मसूद अजहर की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का किनारा। भारत को ठोस कार्रवाई का इंतजार। देखिए पहली खबर, बातचीत टली, आज रात 8 बजे। पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में कल होने वाली विदेश सचिव वार्ता टल गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पठानकोट आतंकी हमले के बाद बातचीत आपसी सहमति से टाली गई है और बहुत जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। भारत ने हालांकि जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का स्वागत किया है। वहीं पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड अजहर मसूद की गिरफ्तारी से इनकार किया है। पठानकोट में आतंकी हमले का असर भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर वार्ता पर पड़ा है। अब 15 जनवरी को होने वाली ये बातचीत टल गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की सहमति से ये बातचीत टाली गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि जैश ए मोहम्मद संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी या नजरबंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि भारत ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई को सही दिशा में कदम बताया है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश ए मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। विदेश सचिव स्तर वार्ता को टालने का फैसला पाकिस्तान की ओर से लिया गया है। ये पहली बार है कि इस बारे में पाकिस्तान ने पहल की है, जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में तस्दीक की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हालांकि मसूद अजहर की गिरफ्तारी या उसे हिरासत में लेने की किसी भी जानकारी से इनकार किया है। I am not aware of such arrest. And as to the information provided and your question related to it, as you are aware, this was mentioned in the press release that was issued yesterday. भारत के रुख से साफ है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। विकास स्वरूप ने हालांकि ये कहा कि पठानकोट पर जांच टीम अगर पाकिस्तान से आती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन ये साफ है कि जांच को लेकर दोनों देशों के एनएसए लगातार संपर्क में है। पाकिस्तान में बुधवार को जैश ए मोहम्मद के कई दफ्तरों को सील किया गया था और कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पाकिस्तान ने आतंकी हमलों की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम भी बनाई है। भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति के आधार पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता टाली है और इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान भारत से कुछ और समय लेना चाहता है भारत की मांगों को मानने के लिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर वार्ता टलने पर राजनीतिक दलों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। बीजेपी और वाम दलों ने जहां बातचीत का स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस ने बातचीत के बारे में लिए गए फैसले में देरी पर सवाल खड़े किए। Yeah, we do believe that on the actionable intelligence which India gave to Pakistan, they have acted. They have arrested some Jaish e Mohammed activists, and we hope for more action. So they should be given time, and we have also welcomed the SIT which they have formed. Are being rescheduled. It is quite positive, and it gives hope that India and Pakistan will engage themselves in a meaningful dialogue. कि प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी कोई फैसला नहीं ले पाए क्योंकि अजीत डोभाल साहब मौजूद नहीं थे। अब ये बात साफ हो जाती है कि आखिर नीति निर्धारण कौन कर रहा है। और बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर छाया सियासी संकट के मामले में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। कोर्ट ने कहा है कि मामला राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों को लेकर है और इसीलिए इसमें 2 जजों की खंडपीठ सुनवाई नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति JS खेहर और न्यायमूर्ति C नागप्पन की पीठ ने कहा है कि मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है और इसीलिए इस पर बड़ी पीठ को विचार करना चाहिए। अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाए गए निबाम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 16 दिसंबर को ईटानगर के एक सामुदायिक हॉल में डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित विधानसभा के एक सत्र में कांग्रेस के 14 बागी विधायकों और बीजेपी विधायकों ने रेबिया को स्पीकर पद से हटा दिया था। कांग्रेस के इन विधायकों को रेबिया ने बाद में अयोग्य करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में 18 जनवरी तक विधानसभा का सत्र बुलाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सम विषम फार्मूले के खिलाफ याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। कोर्ट ने आज कहा कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और पब्लिसिटी के लिए इस नियम को चुनौती दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कारपूल कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो मेट्रो से फेरे बढ़ाने को कहेगा ताकि लोगों को दिक्कत न हो। दिल्ली में सम विषम नियम का कल आखिरी दिन है। दिसंबर में खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर में यह दर -0.73% थी। नवंबर में यह -1.99% थी। खाने पीने की चीज़ों में लगातार 5वें महीने तेजी रही। दिसंबर में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.17% हो गई। नवंबर में यह दर 5.2% थी। सबसे ज़्यादा दालें, प्याज और सब्जियां महंगी हुई हैं। अगले महीने रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है और ये आंकड़े ब्याज दरें घटने की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। दिल्ली में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बाद अब नगर निगम के शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और नर्सें भी सड़कों पर उतर गए हैं। इन लोगों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। आज इन कर्मचारियों ने सिविक सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली नगर निगम के अलग अलग विभागों में काम करने वाले ये लोग अपना काम ठप कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। एमसीडी में अब तक सिर्फ सफाई कर्मचारी ही सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स भी शामिल हो गए हैं। हमें स्थायी समाधान चाहिए। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबको वेतन 1 तारीख को मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। पिछले 3 महीने से 4था महीना लग गया है, हमें तनख्वाह नहीं मिली है। ये मांग होती है क्या? या ये तनख्वाह देना, किसी को मजदूरी देना मांग है क्या? ये तो शोषण है हमारा। दिल्ली की तीनों नगर निगम के करीब 1.5 लाख कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं। इनकी मांग है कि तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाए। साथ ही इन्होंने बकाया वेतन को तुरंत देने की मांग की है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 1971 की जंग के नायक रहे लेफ्टिनेंट जनरल जेफआर जैकब को आज अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तकरीबन 36 साल के अपने सैन्य जीवन में जेफआर जैकब ने दूसरे विश्व युद्ध समेत तमाम लड़ाइयां लड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल जेआरएफ जैकब को गुरुवार को दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया था। जनरल दलबीर सिंह सुहाग के अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यवर्धन राठौर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बांग्लादेश फ्रीडम करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। हमारा रिश्ता बाद में हो गया जब गोवा के गवर्नर थे। 1971 में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कराने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जैकब सेना के जाबाज अफसरों में शुमार हैं। जेआरएफ जैकब ऐसे फौजी थे जिन्हें भारत के अलावा बांग्लादेश और इजराइल की ओर से भी सम्मानित किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि उनके योगदान के लिए देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। In fact, it was a remarkable achievement that he made because there was some resistance on the part of the enemy to accept the surrender document that he submitted. But he insisted that this is the only way in which the war can end. सैन्य जीवन के बाद जैकब राजनीति में भी सक्रिय रहे और राज्यपाल भी बनाए गए। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने लगातार जीत कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस जोड़ी ने सिडनी इंटरनेशनल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल जीतकर लगातार 29वीं जीत हासिल की। सानिया और मार्टिना ने सेमीफाइनल में रोमानिया की रालुकाओलास और कजाकिस्तान की यारोस्लाविया शेडोवा को 4-6, 6-3, 10-8 से हराया। फाइनल में जगह पक्की करने के बाद अब इस जोड़ी की नज़र साल के दूसरे खिताब पर होगी। इससे पहले गिगी फर्नांडिस और नताशा जेरेवा के नाम लगातार 28 जीत का विश्व रिकॉर्ड था।
सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने बीते साल से बतौर जोड़ी खेलना शुरू किया था। नेपाल भारत के साथ सभी समझौतों की समीक्षा करेगा, जिसमें 1950 में हुई शांति और मित्रता की संधि भी है। नेपाल सरकार ने 4 प्रबुद्ध लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। सूचना और प्रसारण मंत्री शेरधन राय ने बताया कि कल हुई कैबिनेट बैठक में इन लोगों के नाम सामने रखे गए। अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होगा। अगले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत आने वाले हैं और ऐसे में इस समिति को अहम माना जा रहा है। 1950 की संधि के बाद दोनों देशों के नागरिकों के एक दूसरे के यहाँ आने पर कोई पाबंदी नहीं है। नए संविधान के खिलाफ मधेशी आंदोलन की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से तनाव भी है। इंडोनेशिया पुलिस ने राजधानी जकार्ता में हमला करने वाले 5 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं 2 लोगों की जान गई है जबकि 10 घायल हैं। हमले की सुई इस्लामिक स्टेट की तरफ उठ रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गुरुवार को गोलियों और धमाकों से थर्रा उठी। भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने जकार्ता के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया। इनमें मशहूर थामरिन स्ट्रीट भी है। यहाँ कई शॉपिंग मॉल हैं। लोकप्रिय स्टारबक्स कैफे में भी धमाके हुए। इन इलाकों से कुछ दूरी पर कई दूतावास और राष्ट्रपति का आवास है। कई घंटों तक हमलावरों और पुलिस में मुठभेड़ होती रही। 5 teroris mati. Masih ada sisa, Pak? Kita belum tahu ada sisa, tapi sekarang kita lakukan pengejaran di mana-mana, tapi kita belum bisa berspekulasi. हमला सुबह के वक्त हुआ। अधिकतर लोग काम पर जाने के लिए घरों से निकल चुके थे। राजधानी जकार्ता में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टैंकों के साथ पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। हमले वाली जगहों की घेराबंदी करके जांच की जा रही है। oleh aksi teror seperti ini dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. खुफिया विभाग ने ऐसे हमलों की चेतावनी भी दे रखी थी। उन्हें आशंका थी कि इस्लामिक स्टेट बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। साल 2009 के बाद इंडोनेशिया में ये सबसे बड़ा हमला है। 2002 में बाली द्वीप के एक रिजॉर्ट हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। किन्नरों को ओबीसी श्रेणी के तहत फायदे के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एक विधेयक तैयार किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किन्नर अधिकार विधेयक 2015 के मसौदे पर लोगों से 14 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। देशद्रोह के मामले में आरोपी हार्दिक पटेल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को हार्दिक के खिलाफ गुजराती में दायर आरोप पत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर 27 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आधार डिजिटल आईडी प्रणाली की तारीफ की है। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 डिजिटल डिविडेंड्स रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि सरकार इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सालाना करीब 650 करोड़ रुपए बचा सकती है। लोकपाल पद की दौड़ में सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज और हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इनके साथ साथ यूजीसी सदस्य, सूचना आयुक्त समेत इस पद के लिए कई आवेदन हुए हैं। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम ने ये दर्जा तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि करके हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। दार्जिलिंग में गुरुवार को भूस्खलन की वजह से करीब 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे की वजह से सिक्किम को अन्य भागों से जोड़ने वाले NH10 बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिका में बच्चे की परवरिश में लापरवाही बरतने के आरोप में बाल कल्याण विभाग ने भारतीय दंपति को बच्चे का संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। दरअसल डॉक्टर के पास ले जाते समय बच्चा मां की गोद से गिर गया था, इससे उसके सर पर चोट लग गई। दंपति ने भारतीय दूतावास से मामले को सुलझाने की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या भारतवंशियों की है। 1990 के दशक में देश से बाहर रहने वालों की संख्या 67 लाख थी, जो 2015 में 1,60 लाख तक पहुंच गई। भारत के बाद मैक्सिको और रूस का नंबर है। गुरुवार सुबह जापान के उत्तरी हिस्से में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र समुद्री तल के नीचे 51 किलोमीटर की गहराई में था, जो 40 सेकंड तक जारी रहा। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस को सोशल मीडिया पर खतरे की खबरों के चलते खाली करा दिया गया। साथ ही ओपेरा हाउस के सभी कार्यक्रम दिन भर के लिए रद्द कर दिए गए। सिडनी ओपेरा हाउस देश में पर्यटकों के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है।